हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दोस्तों एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। कैसी चल रही है दोस्तों आप लोगों की प्रिपरेशन? टुडे इज, आज कितना हो गया? आज 19 ऑफ मई हो गया। ठीक एक महीना आप लोगों की परीक्षा में बाकी है। करेक्ट, 30 डेज। एक आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में, लास्ट 30 डेज में क्या करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए, 30 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे पूरा एक बार डिटेल वीडियो बना दें। किन किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज यहां पर ज्यादा होता है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज कम होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी मैं चाहता हूं कि आपको एक वीडियो में कंप्लीट यहां पर बना के दे दूं, ताकि आप लोगों को भी यहां पर डिटेल और तरीके से सारी चीजें, लास्ट टाइम पर किसी भी चीज में आप लोग कंफ्यूज ना हो, लास्ट टाइम पे आपको सारी की सारी चीजें समझ आ जाए, डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आंसर मिल जाए, और वो चीज में आपका 1 से 2 दिन में आपको ऐसी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना। मैं आप लोगों को सभी को रोज बोलता आ रहा हूं, जैसे फर्स्ट थिंग इज दैट रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ये वो फेज है जहां पर जितना आप चीजों को रिवाइज करते चलोगे, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब उन शॉर्ट नोट्स को जितना रिवाइज कर रहे हो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर दोस्तों होता ये है, यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता, क्वेश्चन आपका कंप्लीट सिलेबस से होता है, बस या तो ट्रिकी होगा या डिटेल डीप कॉन्सेप्ट पे होगा। आपको ऑप्शंस में उलझाने की कोशिश की जाएगी, और वो चीज कैसे आएगी, जैसे हम लोगों ने ये सीरीज आपको रेगुलर स्टार्ट करी। अब आप इन सीरीज से क्वेश्चन देखो, जैसे ही आप इन सीरीज के क्वेश्चन देखोगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या उन्हीं कॉन्सेप्ट से आसपास रिलेटेड इस तरीके से बनाकर दिए हैं कि वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? अब इन कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा क्या, इन कॉन्सेप्ट्स में आपको सभी चीजों का डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब ये जो हम 10-10 क्वेश्चन समझ रहे हैं, आप ये समझो इन 10 क्वेश्चन में लगभग आपके हर एक क्वेश्चन से 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके रोज कवर हो रहे हैं। आप लोगों के इन 10 क्वेश्चन में ना हर एक क्वेश्चन से रोज लगभग 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट कवर होते हैं। सॉरी। तो जब आप लोगों के हर रोज 4 to 5 एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो यहां पर होगा क्या कि इन फैक्ट से आप लोगों का बंच बनता जाएगा। सपोज अगर आज हमने 10 वीडियो देख ली ना, तो आपके लगभग 500-700 500 to 700 फैक्ट्स रेडी हो गए। आज हमारे 12 सीरीज है, ये एग्जाम तक लगभग चलेगी। अब आप समझो आज एग्जाम में 30 दिन और बाकी है। ठीक है, 42 500 क्वेश्चन ऐसे मिल गए, 5 फैक्ट मतलब 2500 से 3000, 2500 से 3000 फैक्ट आपके साथ हैं याद, जो आपने रिसेंट टाइम में आपके सिलेबस से रिलेटेड ही बार बार आप रिवाइज कर रहे हो। तो ये सोचो समझो ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्लियर? तो ये सीरीज को स्किप मत करो, इस सीरीज में कुछ नहीं करना, बस रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन देखना है, समझना है, इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब सिस्टम्स ऑफ द लाइब्रेरी सिस्टम एज आइडेंटिफाइड बाय हेज एंड बेकर। ठीक है, हेज एंड बेकर यहां पर दो लाइब्रेरी साइंस के अंदर जाने माने वैज्ञानिक थे। तो हेज और बेकर द्वारा पहचाने गए पुस्तकालय प्रणालियों के उप प्रणाली जो सब सिस्टम्स है वो निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, यहां पर पूछा यह जा रहा है जो हेज एंड बेकर हैं, जो आप लोगों के हेज एंड बेकर हैं, उनके अनुसार लाइब्रेरी सिस्टम के, हेज एंड बेकर के अनुसार लाइब्रेरी सिस्टम के सब सिस्टम्स कौन कौन से माने जाते हैं। बताओ आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप सब सिस्टम समझो दोस्तों, लाइब्रेरी ना एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ठीक है, ऐसे समझो कि लाइब्रेरी जो है ना, यह लाइब्रेरी अपने आप में एक बहुत बहुत ही बड़ा सिस्टम है। अब इसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे विभाग होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर
यहां पर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर इसके अंदर छोटे छोटे विभाग होते हैं, सेक्शन कह लो इन्हें, या फिर इसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं या छोटे छोटे विभाग देखने को मिल रहे हैं। उन्हें हम सब सिस्टम के नाम से जानते हैं। उन विभागों को, उन डिपार्टमेंट्स को, उन सेक्शन को ना हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम सब सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि मानव शरीर में समझो हार्ट है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स देखने को मिलता है। वैसे ही दोस्तों लाइब्रेरी में क्या होता है, ठीक है, उसी प्रकार से लाइब्रेरी में, ठीक है, एक्विजन देखने को मिलता है जिसे हम अधिग्रहण कहते हैं। क्या देखने को मिलता है? लाइब्रेरी में एक्विजन देखने को मिलता है जिसे हम अधिग्रहण कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर लाइब्रेरी में आपको कैटलॉगिंग देखने को मिलता है। एक सेकेंड पॉज करना। एक्विजन देखने को मिलता है, दूसरा यहां पर कैटलॉगिंग देखने को मिलता है, तीसरा आपको उसी सिस्टम के अंदर सर्कुलेशन देखने को मिलता है, और चौथा आपको उसी सिस्टम के अंदर दोस्तों रेफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से लाइब्रेरी के एक बड़े सिस्टम में अलग अलग यहां पर सब सिस्टम होते हैं। जैसे एक्विजन की हम बात करें, जिसे हम हिंदी में अधिग्रहण भी कहते हैं, उसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग होता है यहां पर बुक्स परचेज करने का डिपार्टमेंट। बुक्स परचेज करने का डिपार्टमेंट, यानी कि बुक्स खरीदने का विभाग। अब यहां पर उसका क्या काम देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है। फर्स्ट थिंग, कौन कौन सी बुक्स जो है वो परचेज करनी है, ये देखने को मिल जाता है। सेकंड, पब्लिशर है अगर, तो पब्लिशर से कौन सी बुक्स ऑर्डर करनी है, ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। तीसरा यहां पर बिल्स चेक करना, तीसरा यहां पर बिल्स चेक करना, और चौथा यहां पर उन चीजों को एक्वायर करना या एक्विजिशन करना, इसे ही हम कहते हैं यहां पर एक्विजन, अधिग्रहण करना। सेकंड दोस्तों आता है यहां पर कैटलॉगिंग। सेकंड क्या आता है? कैटलॉगिंग, यानी कि बुक्स का रिकॉर्ड बनाना। कैटलॉगिंग के अंदर आप क्या करते हो? बुक्स जो होती हैं उस बुक्स का रिकॉर्ड बनाते हो, उस बुक्स का रिकॉर्ड बनाते हो। पहला हो गया यहां पर ऑथर का नेम, पहला हो गया ऑथर का नेम, दूसरा हो गया यहां पर टाइटल, ठीक है, तीसरा हो गया दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट, और चौथा हो गया दोस्तों यहां पर कॉल नंबर। आप कैटलॉगिंग में यहां पर बुक्स का रिकॉर्ड बनाते हो, इसका मतलब होता है ताकि जो बुक्स हैं उन बुक्स को आसानी से सर्च हो सके, उसे हम कहते हैं कैटलॉगिंग। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों यहां पर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आप जब लोग कॉलेज में स्टडी करते होगे तो सबने कराया होगा, सबसे पहले बुक इशू कराते होगे। ठीक है, बुक इशू के बाद जब आप उस बुक को पढ़ लेते होगे तो बुक रिटर्न कराते होगे। ठीक है, बुक रिटर्न के बाद आपको उस पर फाइन देना पड़ता होगा, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन, जिसे हम इशू रिटर्न सेक्शन के अंदर भी जानते हैं। चौथा आता है दोस्तों आपका यहां पर रेफरेंस। चौथा कौन सा आता है? रेफरेंस। रेफरेंस में यहां पर जो चीजें होती है वो देखने को मिलती है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन देते हो आप लोग। रेफरेंस में आप लोग यूजर को इंफॉर्मेशन देने का काम करते हो। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज जो होती हैं, जो भी आपकी जो क्वेरीज होती हैं उन क्वेरीज को सॉल्व करते हो। क्लियर? लास्ट में यहां पर जो भी आपकी राइट इंफॉर्मेशन है वो राइट इंफॉर्मेशन देते हो। क्लियर? तो इस तरीके से एक लाइब्रेरी का सब सिस्टम काम करता है। इसमें आपको पूरा लाइब्रेरी के अंदर जितने भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, वो सारे की सारे एक ही तरीके से समझ आ गए होंगे। एक्विजिशन में क्या हो रहा है, कैटलॉगिंग में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, रेफरेंस में क्या हो रहा है। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, जो है ये स्पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट लाइब्रेरी सब सिस्टम का अंदर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, टीचिंग, रिसर्च, एग्जामिनेशन, एडमिशन, तो दोस्तों ये जो है ये एजुकेशन सिस्टम के पार्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, लास्ट है यहां पर प्लानिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, तो इसका यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ACCR करके भी याद रखना, ACCR। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, तो ये आपका गलत नहीं होगा। ACCR किस तरीके से? ACCR, इस तरीके से आप इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसे सूचना का द्वितीयक स्रोत यहां पर माना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंडरी सोर्स कौन सा है? ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स समझने के लिए पहले तो आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को समझना होगा। ठीक है, जब तक आप यहां पर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं समझोगे तब तक आप इसका कैसे आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले समझो यहां पर आखिरकार में सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले समझो यहां पर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको आता है प्राइमरी सोर्स। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपको आता है यहां पर प्राइमरी सोर्स, और प्राइमरी सोर्स में जो कि आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहां पर फीड होती है। जैसे एग्जांपल हम समझ लेते हैं, आपके थीसिस हो गए। सबसे पहला आपका थीसिस हो गया, दूसरा आपका दोस्तों यहां पर पेटेंट्स हो गए। थीसिस हो गया, पेटेंट्स हो गया, तीसरा आपका रिसर्च पेपर हो गया। थीसिस, पेटेंट्स और रिसर्च पेपर, ये तीनों की तीनों पहली बार जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो यहीं से आती है। अब दोस्तों यहां के बाद चलते हैं हम सीधे सेकेंडरी सोर्स पे। हम कहां चल रहे हैं? हम चल रहे हैं यहां पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में वो चीजें होती हैं जो प्राइमरी सोर्स को, जो कि प्राइमरी सोर्स को या फिर प्राइमरी सोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने वाले, प्राइमरी सोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने वाले जो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने वाले जो सोर्सेज होते हैं उसे हम कहते हैं यहां पर सेकेंडरी सोर्सेज। ध्यान देना, क्या कहा? प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है? प्राइमरी सोर्सेज में हमेशा आप लोगों की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फीड होती है। जैसे कि यहां पर थीसिस ले ली गई, पेटेंट्स ले लिए गए, रिसर्च पेपर ले लिए गए। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम उसे कहते हैं जहां पर प्राइमरी सोर्स को ऑर्गेनाइज करने वाले जो सोर्सेज होते हैं उसे हम सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। अब इसके अंदर अगर आप एग्जांपल्स की बात करो सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर, तो सबसे पहला जो एग्जांपल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है यहां पर बिब्लियोग्राफी। वो आपको देखने को मिलता है बिब्लियोग्राफी। दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों इंडेक्सिंग, इंडेक्स। और तीसरा आपको देखने को मिलता है दोस्तों यहां पर स्टैंडर्ड। ये तीन चीजें आपकी आ जाती है, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, स्टैंडर्ड। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स। अब बिब्लियोग्राफी सबसे पहले क्या है? सबसे पहले समझो आखिर बिब्लियोग्राफी क्या होता है। जैसे किसी टॉपिक पर कौन सी बुक्स है उसकी सूची, इसे हम बिब्लियोग्राफिक कहते हैं। इसलिए यहां पर इसको हम सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? पेटेंट की बात करें तो पेटेंट तो आप सबको पता है, पेटेंट तो हम कोई भी नए इन्वेंशन के लिए करते हैं। पेटेंट हम नए इन्वेंशन के लिए करते हैं, ओरिजिनल वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, थीसिस जो है वो हमेशा हम रिसर्च वर्क के लिए करते हैं। थीसिस हम हमेशा रिसर्च वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, यहां भी प्राइमरी सोर्स है। स्टैंडर्ड तो दोस्तों यहां पर टेक्निकली रूल्स हो गए। स्टैंडर्ड के अंदर आपके जितने भी जो टेक्निकल रूल्स होते हैं या फिर जो टेक्निकल सेट किए गए जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। तो ये तो मोस्ट प्राइमरी सोर्स है। तो अगर कोई लिस्ट बना रहा है बुक्स की तो वह नई नॉलेज बना रहा है, वो ऑलरेडी उसके पास है, उस नॉलेज को इकट्ठा करके सेट करके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आपको डिलीवर कर रहा है। वो कर क्या रहा है बताओ आप लोग? तो यहां पर जो बिब्लियोग्राफी होता है वो हमेशा दोस्तों सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। चलें और आगे, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। यहां पर दोस्तों लिस्ट वन दी गई है आप लोगों के लिए और लिस्ट टू दी गई है। आपको मैच द कॉलम्स बनाने हैं यहां पर। ठीक है, पहला है आपका दोस्तों ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म है यहां पर ऑनलाइन।
ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इसका मतलब होता है यहां पर लाइब्रेरी का ऑनलाइन कैटलॉग। इसका मतलब यहां पर होता है लाइब्रेरी का ऑनलाइन कैटलॉग। और इसका यूज क्या होता है, यहां पर यूजर बुक सर्च कर सकता है। यहां पर यूजर जो होता है, यूजर बुक्स को सर्च कर सकता है, इसलिए इसे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग या फिर लाइब्रेरी का एक्सेस कैटलॉग मानते हैं। तो फर्स्ट जो है उसका आंसर यहां पर हो जाएगा थर्ड नंबर। सेकंड है दोस्तों आपका RFID। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों RFID की, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का यूज आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला इसमें स्मार्ट लाइब्रेरी कार्ड्स आ जाएंगे। इसमें स्मार्ट लाइब्रेरी कार्ड्स आपके देखने को आ जाएंगे। सेकंड, इसमें ऑटोमेटिक इशू रिटर्न आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक इशू रिटर्न देखने को मिलता है। और तीसरा आपको यहां पर देखने को मिलता है सिक्योरिटी। तो RFID की जो फुल फॉर्म है वो है यहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो सेकंड का आपको फोर्थ देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट का आपको सेकंड करेक्ट देखने को मिल जाएगा। थर्ड है दोस्तों DOI। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो DOI की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है वो DOI की फुल फॉर्म, ठीक है। अब डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर की अगर हम बात करें तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंट की, यह जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट का यूनिक आईडी है। डिजिटल डॉक्यूमेंट का यूनिक आईडी है। एग्जाम्पल के लिए रिसर्च आर्टिकल का, रिसर्च आर्टिकल का परमानेंट लिंक एक प्रकार से, ठीक है, इसे हम कहते हैं यहां पर DOI, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा, यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब बचा दोस्तों मार्क 21, कई बार बता चुका हूं। मार्क 21 की फुल फॉर्म है दोस्तों मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो है मार्क 21 की फुल फॉर्म है। इसका जो यूज है वो जो भी आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो भी आपका यहां पर बिब्लियोग्राफिक का डेटा फॉर्मेट है, जो भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिक का डेटा फॉर्मेट है, उसका मेटा डेटा स्टैंडर्ड है। उसका मेटा डेटा स्टैंडर्ड है जिसे हम मार्क 21 नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो यहां पर ये सारी चीज कवर हो गई होगी। तो मार्क 21 को यहां पर क्या मानेंगे, मेटा डेटा स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब जहां पर आप लोगों को ये दिख जाए ऑप्शन सेकंड फोर्थ थर्ड, सॉरी थर्ड है यहां पर, थर्ड फोर्थ सेकंड वन लगा देना। ये रहा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को लेंदी बना लेते हैं वो लोग। क्वेश्चन को लेंदी बना लेते हैं तो आप लोगों को यहां पर सॉल्व करने में परेशानी आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 समझो। अरेंज दी फॉलोइंग नेटवर्किंग टाइप्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कवरेज। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में, अब देखो वैसे अगर होता ना कि लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है, पेन क्या है, बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते। अब इन्होंने ज्योग्राफिकल कवरेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में जमाने को ले दिया। अब पहले तो भैया ये दिमाग लगाओ कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में होता है या घटते क्रम में होता है। तो असेंडिंग हमेशा दोस्तों बढ़ते क्रम में होता है, डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स नीचे जा रहा है, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहां पर सबसे छोटा आएगा, उससे बड़ा आएगा, उससे बड़ा आएगा और उससे बड़ा आएगा। तो इसी तरीके से आपको नेटवर्किंग को जमाना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। सबसे पहले बात करो यहां पर पेन, फुल फॉर्म ही अगर समझ लोगे ना, इसकी फुल फॉर्म है यहां पर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेन की पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन की फुल फॉर्म है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब एग्जांपल समझो, रेगुलर आप इस चीज को टर्म को यूज कर रहे हो, आप ये समझो क्या है, ब्लूटूथ हो गया,
ब्लूटूथ, ठीक है। सेकंड यहां पे आ गया लैन। लैन की फुल फॉर्म समझो लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यहां पे स्कूल। दूसरा यहां पर ऑफिस का नेटवर्क जिसे हम लैन कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों आ गया यहां पर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? होल सिटी का नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। लास्ट आ जाता है यहां पर वैन, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है लार्जेस्ट नेटवर्क। लार्जेस्ट नेटवर्क जैसे इंटरनेट। तो यहां पर स्मॉल से यहां पर हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले पैन है, फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्क लैन है, फिर दोस्तों आपका मैन है जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, और लास्ट में वाइडेस्ट एरिया नेटवर्क जो कि इंटरनेट के अंदर आ जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर आसान शब्दों में समझाऊं, पेन को समझो पर्सनल, पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड आपका पर्सनल नेटवर्क है। लैन को समझो लोकल आईडी नेटवर्क कार्ड। मैन को समझो मेट्रोपोलियन, थोड़े से बड़े लेवल पे। और वैन को समझो यहां पर वर्ल्ड। ऐसे समझ के याद कर लो, बहुत आसान है। अगर आप ट्रिक बनाओगे, चीजें समझाओगे, हर एक तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान है। और ये सारे के सारे दोस्तों वो क्वेश्चन है, या तो आपके कभी ना कभी नेट में पूछे गए या सेट में पूछे गए, या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आप लोगों को यहां पर दिए जा रहे हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन? हर बार प्लेग से एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, आता ही आता है। प्लेग से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है? अब सबसे पहले समझो प्लेगरिज्म है क्या। आखिरकार में ये प्लेगरिज्म जो है वो प्लेगरिज्म है क्या? किसी भी कंटेंट, आपके पास समझना, कोई भी कंटेंट है, कोई भी कंटेंट है, उस कंटेंट को कॉपी कर लिया, उस कंटेंट को पूरा कॉपी कर लिया गया है, और उस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लेने के बाद आप उस कंटेंट को अपना बता रहे हो, आप उस कंटेंट को अपना बता रहे हो, तो यही तो हुई साहित्यिक चोरी, ठीक है। अपना बता रहे हो, इसको हम कहते हैं। अब टेट्रेन क्या करता है? ठीक है, सबसे पहले फोटोशॉप जो है दोस्तों, ये एक प्रकार का एडिटिंग टूल है। कोरल ड्रॉ भी आप सबको पता होगा, कोरल ड्रॉ भी यहां पर ये एडिटिंग टूल है। यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होते हैं, ग्राफिक्स वगैरह डेवलप करने के लिए इन टूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी की अगर बात करें दोस्तों, आप लोगों को पता है ये मल्टीमीडिया वीडियो वगैरह, मल्टीमीडिया या फिर जो वीडियो वगैरह होती है उनको चलाने का एक टूल है। इसके पहले आ जाता है यहां पर टर्नेटिन। पहले आ जाता है यहां पर टर्नेटिन। टर्नेटिन की बात करें तो टर्नेटिन क्या करता है? टर्नेटिन यहां पर कॉपीड कॉन्टेक्ट डिटेक्ट करता है। टर्नेटिन जो है यहां पर कॉपीड कॉन्टेक्ट डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, टर्नेटिन जो है एक प्रकार का प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल है, यह सिमिलरिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यह जो है सिमिलरिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। और तीसरा जो है यहां पर रिसर्च की, जितनी भी रिसर्च की गई चीजें होती हैं, उस रिसर्च के अंदर उसकी ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। उस रिसर्च के अंदर ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? और इसका यूज यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा होता है। इसका जो यूज है वो यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा होता है। अब स्टूडेंट जैसे असाइनमेंट कॉपी पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, आपसे ऐसा पूछ सकता है, तो आप टर्नेटिन लिख दोगे इसका आंसर। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहां पर सॉल्व करते चलना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, यहां पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले सीएएस समझ लो, बहुत बार आपसे पूछा गया, इसकी फुल फॉर्म समझ लो, करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस इसकी फुल फॉर्म है। इसका यूज या पर्पस क्या है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देना इसका पहला यूज।
एग्जाम्पल में जैसे न्यू बुक्स की लिस्ट, न्यू बुक्स की लिस्ट बनाना, ये आ जाता है। दूसरा अगर हम बात करें एसडीआई, एसडीआई क्या है? फुल फॉर्म सिलेक्टिव डिजिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूज क्या है? यूजर की इंटरेस्ट के अनुसार इंफॉर्मेशन भेजना। एसडीआई में यहां पर यूजर की, जो यूजर की इंटरेस्ट है, उस यूजर की इंटरेस्ट के अनुसार इंफॉर्मेशन भेजना। ठीक है, यानी कि सिलेक्टिव डिजिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे साइंस स्टूडेंट्स है तो उसको आप अगर कॉमर्स की अपडेट दोगे तो कोई सेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा। ओपेक आप बताओ, अभी पढ़ा था हमने, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग वापस सॉल्व नहीं कराने वाला। आरएफआईडी की अगर बात करो तो अभी हमने सॉल्व करा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वापस सॉल्व नहीं कराने वाला। ठीक है, समझ आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस? कौन सा यहां पर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस? सबसे पहले पूछा है मेडलाइन। मेडलाइन क्या है? मेडलाइन एक प्रकार का दोस्तों, चलो यूट्यूब तो आप सबको पता है, यूट्यूब पे आ जाए क्या? यूट्यूब आप सबको पता है वीडियो प्लेटफॉर्म है। आप आज इस वीडियो को देख भी रहे हो तो यूट्यूब के माध्यम से ही देख रहे हो। व्हाट्सएप क्या है? एक प्रकार का मैसेंजर ऐप है, एक प्रकार का मैसेंजर ऐप है व्हाट्सएप। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एक प्रकार का एडिटिंग टूल है। अब आप अगर इन आंसर्स को वैसे भी अगर आप यहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे, वैसे ही आप आंसर लगा लो। मेडलाइन क्या है? मेडलाइन एक प्रकार का मेडिकल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। मेडलाइन एक प्रकार का मेडिकल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। ठीक है, इसको यहां पर मेंटेन्ड किसके द्वारा किया जाता है? इसको यहां पर मेंटेन जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा किया जाता है। इसको मेंटेन जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा यहां पर किया जाता है। ये कंटेंट्स क्या क्या करता है? इसके अंदर कंटेंट्स की क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है? सबसे पहले मेडिकल आर्टिकल्स हो गए, मेडिकल आर्टिकल्स मिलते हैं। दूसरे आपको यहां पर जर्नल रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जर्नल रेफरेंसेस रिलेटेड टू मेडिकल, ये आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? बाकी ऑप्शंस आपको क्यों गलत है मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल इन प्रॉपर सीक्वेंस। सूचना हस्तांतरण चक्र के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब पहले तो यहां पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल जो है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल, इसकी पूरी ना साइकिल समझो, इसकी साइकिल समझो। पहले क्या होता है? पहले आपको यहां पर देखने को मिलता है जनरेशन। उस जनरेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस जनरेशन के अंदर दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। दूसरा आपका यहां पर आ जाएगा कलेक्शन। अब इस कलेक्शन में आपको देखने को क्या मिल रहा है? तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तीसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर दोस्तों कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। चौथा है दोस्तों आपका डिजिमिनेशन। डिजिमिनेशन तक यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, डिजिमिनेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशंस को यूजर्स तक, उस इंफॉर्मेशंस को यूजर्स तक पहुंचाया
जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपका जनरेशन आया, उसके बाद आपका कलेक्शन आया, उसके बाद दोस्तों आपका स्टोरेज आया और फिर आपका ये आ गया। तो यहां पर इसका डी पहले आया ना, फिर सी आया है, फिर यहां पर ए और बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सबसे पहले जैसे समझो रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो आप लोगों के पास एक रिसर्च पेपर आया, एक रिसर्च पेपर आया है। अब उस रिसर्च पेपर में क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सबसे पहले आप ये देखते हो तो वो आता है जनरेशन के अंदर, पहली चीज। दूसरा, लाइब्रेरी ने क्या लिया, लाइब्रेरी ने क्या लिया, तो वो आता है यहां पर दोस्तों, लाइब्रेरी ने लिया यहां पर कलेक्शन। तीसरी चीज, डेटाबेस में क्या रखा गया उसके अंदर, डेटाबेस में क्या रखा जाता है, स्टोरेज। क्लियर? फोर्थ चीज, यूजर्स को क्या दिया गया, यूजर्स को क्या दिया गया, डिसेमिनेशन। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, इनमें से कौन से यहां पर डिजिटल लाइब्रेरी के फीचर्स हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन ये तो। सबसे पहले रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस यानी कि घर बैठे एक्सेस, क्या ये डिजिटल लाइब्रेरी का फीचर है? बिल्कुल है। दूसरा आ जाता है यहां पर रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी रिसोर्स शेयर करती है, बिल्कुल करती है। तीसरा आ जाता है दोस्तों यहां पर प्रिजर्वेशन, डिजिटल कंटेंट जो होता है क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। फोर्थ आ जाता है ओनली प्रिंट कलेक्शन, नो बिल्कुल भी नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट ओनली नहीं करती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी, डिजिटल लाइब्रेरी यहां पर इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी, आप ऐसे समझो डिजिटल लाइब्रेरी जो है ना वो एक प्रकार की इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी है। बहुत आसान समझो। अब जब इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी है तो उस इंटरनेट बेस्ड लाइब्रेरी के अंदर क्या होगा, रिमोट एक्सेस होगा। पहली चीज। दूसरा यहां पर शेयरिंग होगा, दूसरी चीज। तीसरा रिमोट एक्सेस होगा, शेयरिंग होगा, डिजिटल प्रिजर्वेशन होगा, डिजिटल प्रिजर्वेशन होगा। ये तीनों चीजें होंगी जब कोई डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मेटाडेटा हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस। असर्शन, कथन ये है, रीजन है यहां पर मेटाडेटा हैज नो रोल इन रिसोर्स डिस्कवरी। अब पहले तो मेटाडेटा को समझे, तो मैं मेटाडेटा ऑलरेडी आप लोगों को कई बार समझा चुका हूं दोस्तों। हिंदी में समझ लेते हैं कि मेटाडेटा डिजिटल संसाधनों के संगठन और पुनर्प्राप्ति में सहायक होता है। संसाधन खोज में मेटाडेटा की कोई भूमिका नहीं होती। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर मेटाडेटा समझने की आवश्यकता है। मेटाडेटा एक्चुअल में क्या होता है? मेटाडेटा का मतलब है दोस्तों यहां पर डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा, यहां पर मेटाडेटा का मतलब है। एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो पहला आपको जैसे टाइटल आ गया, दूसरा यहां पर आपको ऑथर देखने को मिल जाता है, तीसरा दोस्तों आपको यहां पर कीवर्ड्स देखने को मिल जाता है, चौथा जो है वो आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाता है। तो इसे हम कहते हैं मेटाडेटा। अब क्या मेटाडेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल में हेल्प करता है? बिल्कुल सही, क्योंकि मेटाडेटा जो होता है वो किसी भी चीज को सर्च करने में यहां पर आसान बनाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट यहां पर मेटाडेटा हैज नो रोल इन रिसोर्स डिस्कवरी। मेटाडेटा का सबसे बड़ा काम ही दोस्तों डिस्कवरी में होता है। तो इसलिए फाइनल आंसर जो इसका होता है ना वो होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है फाइनल आंसर बनता है। तो आज की जो 10 क्वेश्चन की सीरीज थी दोस्तों वो हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझे, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आप बीएसआई एकेडमी के लिए यहां पर
ये सीरीज सिर्फ आप देखते रहोगे तो बीएसआई परिवार पूरा आप लोगों से एक प्रॉमिस करता है कि इस सीरीज के हेल्प से आपके लगभग, मैं 100% कमिट तो नहीं करूंगा, इसी सीरीज से आसपास लगभग 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और 70% क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस के पार्ट 2 में, और लगभग 30%, इतने ही दोस्तों यहाँ पर आपका कट ऑफ जाएगा। इतना अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप ये समझना आपका एग्जाम निकलना हर हाल में तय है। क्लियर। अगर आप दोस्तों इसके अलावा किसी भी प्रकार का यूजीसी नेट 2026 की प्रिपरेशन के लिए परेशान है और बीएसआई एकेडमी के बूस्टर डोज से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वेबसाइट दी गई है दोस्तों, यहाँ पर आप कोर्स से जुड़ो, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट पर जाके आप बात कर सकते हो। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।